हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है। कहानी एंड और उपन्यास उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं अपन। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये वाली पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को जैसे ज्वाइन करो आप, आपके सामने तो यहाँ पर एक नीचे की तरफ बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी लिटरेचर गेस्ट पेपर प्लस सॉल्यूशन की पीडीएफ पड़ी है। आप जाकर इसको जरूर से पढ़ लेना। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करते हो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर आपके सामने टेलीग्राम पे पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना और इसी विषय से संबंधित आपके सामने जो अन्य वीडियो हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो उनका सॉल्यूशन का लिंक भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। अब अपन पढ़ते हैं, आपके सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है। उपन्यास महाभोज की राजनीति और सत्ता संघर्ष का चित्रण कीजिए। मतलब उपन्यास जो महाभोज है उसमें राजनीति और सत्ता संघर्ष को किस तरीके से दिखाया गया है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं आपके सामने। जहां पर आपके सामने क्या देखने को मिलता है, मनु भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया महाभोज, ये भारतीय राजनीति के यथार्थवादी, कटु और अक्सर भ्रष्ट स्वरूप का गहन चित्रण किया गया इसमें। मतलब मनु भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया महाभोज, इसमें वास्तविकता को दिखाया गया है किस तरीके से जो हमारी राजनीति है वो भ्रष्टाचार से युक्त है, और उसका जो कटु जो आपके सामने दृश्य है उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। उपन्यास सरोहा गांव के एक दलित युवक के बेसर रहस्य में मौत से शुरू होती है। मतलब ये कहानी किससे शुरू होती है, एक सरोहा गांव में एक बिंदा नाम का आपके सामने एक लड़का होता है, उसकी क्या हो जाती है, एक रहस्य में मौत हो जाती है। और उसके बाद में जिस तरीके से भारत में कोई भी व्यक्ति है, खास करके समाज के उस वर्ग से आता है जहां पे उनको वंचितों को उतना हक नहीं मिलता है, तो उनके लिए राजनीति होना एक स्वाभाविक सी चीज है। तो उसके साथ क्या हो जाती है, आपके सामने सत्ता का संघर्ष है वो शुरू हो जाता है। मतलब राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति का लाभ लेने के लिए क्या करती हैं, एक दूसरे से संघर्ष शुरू कर देती हैं। जिस तरीके से चाहे कोई भी घटना हो जाओ भारत में, सबसे पहले किस चीज की शुरुआत होती है, राजनीति की। राजनीति के बिना, भारत में राजनीति के बिना कुछ भी अधूरा नहीं रहता है। राजनीति होती है तो लोग क्या करते हैं, चुनाव आते हैं, वहां पर आपके सामने दत्तादा नामक एक कोई राजनेता होता है, वो इसके फायदे के लिए पूरा का पूरा पुरजोर लगा देता है। और अपना क्या, ये जो आपके सामने जो सरोहा गांव के जो आपके बिंदा का दलित लड़का है उसकी मौत है, वो चुनावी जो मुद्दे हैं उसका एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। भारत में यही होता है, विकास के अलावा जितने भी जो मुद्दे होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, बाकी जो विकास के मुद्दे होते हैं उनका इतना ज्यादा महत्व नहीं देखने को मिलता भारत जैसे देश में। अगले वाला पॉइंट आपके सामने क्या है, इसका महत्वपूर्ण पॉइंट, सत्ता की भूख और अवसरवादिता। यह उपन्यास हमें यही दिखाता है कि किस तरीके से भारत में जो राजनेता है उन्हें बस मौका चाहिए किसी भी तरीके से आपके सामने राजनीति करने का। उपन्यास दिखाता है कि कैसे राजनेता, मुख्यमंत्री, दास साहब, विपक्षी नेता सुकुल बाबू न्याय या जनहित से ज्यादा अपनी सत्ता बचाने या हासिल करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर एक दलित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और ये तो आप अपने समाज में भी देख सकते हो। अगर कोई दलित या वंचित वर्ग के व्यक्ति की अगर आप इस प्रकार की घटना हो जाती है तो सभी राजनेता वहां पर जुट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि हम आपके हितैषी हैं, हम ही आपका न्याय दिला सकते हैं, हम ही आपको क्या कर सकते हैं, हम ही आपके असली संरक्षक हैं। तो यही चीज इस कहानी में भी देखने को मिलती है। मनु भंडारी के द्वारा हमारे राजनीति की वास्तविकता को दिखाने का प्रयास किया गया है, जहां पर जो बिंदा है, जो एक दलित युवक है, उसके उसके जो माता पिता, उसके पास इतनी राजनीतिक पहुंच नहीं है कि वो क्या कर सके, खुद से न्याय प्राप्त कर सके। तो इस चीज का फायदा उठाने के लिए जो राजनीतिक नेता है, जिसमें मुख्यमंत्री है, वहां का स्थानीय नेता है दास साहब जो वहां पर पार्टी में है, और वहां के जो विपक्ष के नेता है सुकुल बाबू, सब क्या करते हैं, ये नारे लगाते हैं कि इनको, बिंदा को न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, या आपके सामने जो अपनी सत्ता है उसको बचाने में प्रयास करते हैं। वे बेहसर मौत की आपके सामने, विशेषर की मौत को आपके सामने, जो जिसका नाम बिंदा भी था, उसकी मौत को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा सहानुभूति बटोरते हैं। तो ये विशेषर है या फिर बिंदा है, उसकी मौत को वो एक वोट बैंक समझते हैं कि आपके सामने अगर आप अपन इस पे जो जितनी इस पे राजनीति करेगा वो इस समाज के जितने ज्यादा वोट है वो हासिल कर लेगा, और सहानुभूति बटोरने का प्रयास करते हैं कि जिससे क्या हो सके, आपके सामने
सहानुभूति के माध्यम से उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट है वो मिल सके, और इसके माध्यम से वो अपने विरोधियों को बदनाम करने का कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। चाहे आपके सामने पक्ष की सरकार हो चाहे विपक्ष की, दोनों सिर्फ यही करते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का काम चलता रहता है। वो उस पे आरोप लगा देता है कि जो आपके सामने दत्ता दा का काम है, उसने इसकी मृत्यु के पीछे जिम्मेदार है। इधर सुकुल साहब कहते हैं, वो सुकुल साहब दा साहब पे आपके सामने हमला कर देते हैं, और दास साहब वो आपके सामने सुकुल बाबू पर क्या करते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं कि आपके वजह से ये हुआ है। और इस कहानी से आपको ये पता चलता है कि इन सब जो चीजें हैं, जो राजनीति देखने को मिलती है भारत में छोटी छोटी चीजें से, इससे ये सिर्फ क्या है, आम आदमी की त्रासदी सिर्फ एक राजनीतिक पैदा बन जाती है। मतलब आम आदमी के जीवन पे कोई घटना होती है, उस पर इतनी ज्यादा राजनीति की जाती है कि आम आदमी है उसके जीवन में, आम आदमी को जो अपना जीवन है वो एक प्रकार से सिर्फ एक मजाक बन के रह जाता है। और ये तो आज के समय अपने आम भारत में भी ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने भ्रष्टाचार व अपराधीकरण। अपने उपन्यास में दिखाया गया है पुलिस प्रशासन और राजनीतिक नेता किस तरीके से भ्रष्टाचार व अपराधीकरण में गहरे जाल में फंसे हुए हैं। इस उपन्यास में क्या दिखाया गया है कि किस तरीके से जिस पुलिस को आपके सामने, पुलिस प्रशासन को आपके सामने किस लिए बनाया गया, ताकि वो जनता को न्याय दिला सके। और जो ये राजनेता वो जनता की हक की लड़ाई लड़ने के लिए राजनेता सत्ता में आते हैं, लेकिन सच्ची बात तो यही है कि ये खुद ही उस भ्रष्टाचार में, उस अपराध में घुसे रहते हैं। वह विशेषर की मौत से जुड़े सबूत मिटाते हैं और गवाहों को धमकाते हैं। वो क्या करते हैं, आपके सामने जो विशेषर की जो मौत होती है उससे संबंधित जितने सबूत होते हैं उनको मिटाते हैं और गवाहों को धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सच सामने आ जाएगा तो राजनीति नहीं रहेगी, और राजनीति नहीं रहेगी तो उनको वोट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, वो विशेषर की मौत से संबंधित जो सबूत होते हैं उनको भी मिटा देते हैं, और जो उनकी जिन्होंने उसको मृत्यु हुई थी उसको देखा था उस समय, तो उनको गवाहों को भी धमकाते हैं। और जो वास्तविक अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिससे उनका राजनीतिक हिस्सा आते रहे। मतलब वे मृत्यु किसी और कारण से हुई, लेकिन अपनी राजनीतिक हित के लिए क्या करते हैं, वो उन अपराधियों को क्या करते हैं, संरक्षण देने का क्या कार्य करते हैं। और ये तो हमारे भारत में भी देखने को मिलता है, राजनीतिक कारणों की वजह से बहुत से लोगों की मृत्यु होती है, और उनको राजनीतिक हित के लिए, फायदे के लिए जो अपराधी रहते हैं वो बच जाते हैं। न्याय की प्रक्रिया को बाधित किया जाता है और सत्य को दबाया जाता है। और ये जो राजनीतिक फायदे के लिए क्या किया जाता है, जो न्याय की पूरी प्रक्रिया है उसको तो कहीं दबा दिया जाता है, और आपके सामने है कि प्रक्रिया को तो कहीं ना कहीं बाधित किया जाता है, और सत्य जो विशेषर की जो मौत है, बिंदु की जो मौत है, उसको कहीं ना कहीं पर आपके सामने जनता के सामने नहीं लाया जाता है। अगर जनता के सामने वास्तविकता आ जाती तो राजनीतिक लाभ नहीं मिलता। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भारत में दलगत राजनीति का खोखलापन। मतलब अलग अलग जो आपके सामने भारत में बहु राजनीतिक पार्टियां देखने को मिलती हैं, जो हमारी लोकतांत्रिक परंपरा की विशेषता भी है। लेकिन ज्यादातर ये राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ही करती रहती हैं, जिससे क्या होता है, किसी भी पार्टी को, कोई भी पार्टी वो अपना हित साधने के लिए क्या करती है, आपके सामने वास्तविकता को सामने आने ही नहीं देती है। विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे पे कीचड़ उछालते और झूठे आरोप लगाते रहते हैं। मतलब इस कहानी में आपके सामने जो ये कहानी है, इसमें क्या ये दिखाया गया है कि राजनीतिक पार्टियां हैं वो वास्तविकता को लाने के बजाय एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं कि उस पार्टी ने ये किया है, इस पार्टी ने ये किया है, हम बहुत अच्छे हैं, हमने सब कुछ सही किया है, इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं। और तथ्यों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करने का प्रयास किया जाता है। और क्या दिखाया जाता है कि जो सच्चाई होती है उसको तो दुनिया के सामने रखा नहीं जाता है, और जो तथ्य होते हैं उसको तरोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उनका उद्देश्य विशेषज्ञ जैसे पीड़ितों को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, जो प्रतिद्वंदी है उनको बनाना होता है। बस उनका जो असली व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसको न्याय से उनको कोई मतलब नहीं होता है। वो झूठी सहानुभूति लेते हैं। भारत में भी देखा होगा, कोई भी घटना हो जाए, बस राजनेता वहां पर पहुंच जाएंगे, उससे पहले उन्हें कोई मतलब नहीं था उस घटना से, पहुंचेंगे, वो झूठी सहानुभूति दिखाएंगे कि हम ही है बस आपके मसीहा, और जैसे वो बात ठंडी हो जाती है कोई मतलब नहीं रहता किसी को। समझ में आ गया? तो बस यही है, वो अपने वोट बैंक को साधने के लिए सब चीजें की जाती हैं। अगले वाला पॉइंट है आम आदमी की उपेक्षा।
उपेक्षा। इस सत्ता संघर्ष में आम आदमी, विशेषकर समाज का वंचित वर्ग जैसे दलित है, वो पूरी तरीके से हाशिए पर चला जाता है। ये जो राजनीति देखने को मिलती है, इसमें कहीं ना कहीं आम आदमी उसका बहुत गहरा नुकसान देखने को मिलता है। उसको खुद को ऐसे लगता है कि जैसे वो खुद एक मजाक बन के रह गया है। जिन राजनेताओं को उसने उनकी जो सत्ता में उनको उनके फायदे के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके हक की बात उठाने के लिए वो लेकर आए थे, वही राजनेता ने उनको सिर्फ मजाक बना के रख दिया है। और खास करके जो वंचित वर्ग है, जिनके पास इतने संसाधन नहीं है, जिनके इतने पास राजनीतिक सत्ता नहीं होती है, तो उनको तो और भी ज्यादा मजाक उनका बनाकर रख दिया जाता है। बस उनके लिए यह दिखाया जाता है कि हम आपके सच्चे हितैषी हैं, लेकिन वास्तविकता में कोई भी किसी के साथ नहीं दिखाई देता है। उनकी आवाज को दबा दी जाती है और न्याय की अवधारणा को पूरी तरीके से गौण कर दिया जाता है। और उनकी जो आवाज होती है वास्तविकता में आपके सामने, उसकी आवाज को दबा दी जाती है और जो पूरी की पूरी अवधारणा है वो क्या हो जाती है, गौण हो जाती है। विशेषर की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। इस कहानी के अंदर दिखाया जाता है कि जो विशेषर है, उसकी वो राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक फायदे के लिए बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बनाती हैं। चुनाव हो जाता है, सभी दल जीत भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद में किसी को कोई मतलब नहीं था विशेषर की मृत्यु को। और अब जो राजनीतिक फायदे के लिए जो असली अपराधी थे, उनको तो संरक्षण मिल गया, वो तो बच गए। अब उनको कोई मतलब नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, वो और कोई काम में बिजी हो गया आपके सामने। तो इस प्रकार से आपके सामने जो असली पीड़ित था, उसको न्याय नहीं मिला। वो विशेषर की मौत तो रहस्य बन के रह गई और राजनीतिक दलों ने उसको वास्तव में न्याय दिलाने में सफल नहीं हुए। और राजनीतिक दलों ने क्या किया, सिर्फ अपना फायदे के लिए इसको एक पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट बैंक बनाया। महाभोज, जो एक भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था में व्याप्त खोखलेपन व लालच व मानवीय मूल्यों के पतन की कहानी दिखाती है। मतलब महाभोज जो मनु भंडारी ने भारतीय समाज की वास्तविकता को दिखाया है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र में जो आपके सामने जो परंपरा देखने को मिलती है, दलीय परंपरा देखने को मिलती है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी अपने एक दूसरे फायदे के लिए लगे रहते हैं। ना तो किसी को कोई से मतलब है, ना ही किसी को वास्तविकता से मतलब है। यही चीज दिखाती है किस तरीके से हमारे समाज में ये जो राजनीति है, खोखलापन के अलावा कुछ भी नहीं है। सभी लोग सत्ता के लालच में एक दूसरे के ऊपर क्या करते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। किसी को एक दूसरे की वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एक महाभोज, जनता का शोषण का हिस्सा बन जाता है। जिस तरीके से आपके सामने एक महाभोज होता है, जिसमें जो सबसे बड़े बड़े लोग होते हैं, इनको वो ही सबसे ज्यादा दावत का फायदा उठाते हैं, और आपके सामने जनता है उसको नीचे हाशिए पर बैठ के देखना होता है। तो बस इसी चीज के बारे में बताया गया है। तो ये था आपके सामने मन्नू भंडारी के द्वारा उपन्यास महाभोज में राजनीति और सत्ता संघर्ष के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ा। कैसे लगा आपको ये प्रश्न, जरूर से बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है बीए सेकंड सेमेस्टर का हिंदी साहित्य का कहानी है उपन्यास, या फिर आपका और कोई हिस्ट्री में पेपर हो और आपका जो पेपर हो जो महाभोज जो उपन्यास है मन्नू भंडारी, उससे संबंधित प्रश्न आने वाला है। महाभोज में जनता और मीडिया की भूमिका के बारे में विश्लेषण कीजिए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके बारे में अपन विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। बस आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। साथ के साथ आपके सामने जो ये पीडीएफ है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना इन प्रश्नों को। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज में जनता और मीडिया दोनों की जो भूमिकाएं हैं, ये भारतीय लोकतंत्र में शक्ति की व्यवस्थाओं को दर्शाते हैं। खास करके वे भ्रष्ट राजनीति और सत्ता संघर्ष के मकर जाल में उलझ जाते हैं। अगर अपन विस्तार से पढ़ें, आपके सामने मन्नू भंडारी के द्वारा जो उपन्यास लिखा गया है महाभोज, उसके अंदर जो जनता और मीडिया है दोनों की भूमिकाएं है, वो भारतीय लोकतंत्र में उनकी शक्तियां, एक तो उनकी शक्तियों को भी दिखाती है कि भाई उनकी क्या शक्तियां हैं और उनकी क्या क्या कमजोरियां हैं, साथ के साथ उनको भी दिखाती है किस तरीके से वे भ्रष्ट राजनीति और सत्ता संघर्ष के मकर जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन क्या होता है आपके सामने, दोनों के दोनों वो भ्रष्ट राजनीति का और आपके सामने जो सत्ता का जो संघर्ष है, इसके जो मकर जाल होते हैं, उनके द्वारा जो एक मकड़ी के जैसे जाल बुनाया जाता है, उसमें जैसे मकड़ी के जाल में अगर कोई मच्छर गिर जाए
या चिट्ठी गिर जाए तो वो उसमें फंसते चले जाते हैं, जैसे उसमें प्रयास करते हैं वैसे फंसते चले जाते हैं। इसी तरीके से इन राजनेताओं ने एक बहुत ही सोचा समझा क्या किया है, एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था चालू कर रखी है, जिसमें मकड़ी के जैसे जाला इन्होंने राजनेताओं के द्वारा बुना हुआ है, और आम जनता है, मीडिया है, अन्य कोई व्यक्ति है, उस जितना ज्यादा उसके अंदर गहराई के अंदर जाता है उतना ही फंसता चला जाता है। अगले वाला प्रश्न है इसमें आपके सामने जनता की भूमिका। जनता क्या भूमिका है? सरोहा गांव में जनता, विशेषकर दलित समुदाय, बेसर की मौत के रहस्य के बाद में शुरू हुए आक्रोश और न्याय की प्रबल भावना से भरी हुई है। इस चीज से हमें पता चलता है कि भारतीय जो जनता है, भारतीय समाज में जो जनता है, उसमें बहुत सी शक्तियां देखने को मिलती हैं। इस टिप्पणी हमसे हमें जब पता चलती है, जब सरोहा गांव में एक दलित समुदाय का एक लड़का होता है, बेससर, जिसको बिंदु के नाम से भी बोला जाता है, जाना जाता है, उसकी मौत के बाद में एक बहुत बड़ा जन आक्रोश देखने को मिलता है, जिसमें आपके सामने जो जनता है उसको न्याय से भरी भावना है वो प्रबल हो जाती है कि भाई उनमें होता है कि हमें इसको न्याय दिलाना है, इसकी मृत्यु हुई तो क्यों हुई। जनता वो आक्रोशित हो जाती है, एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है। वे प्रदर्शन करते हैं और सच्चाई की मांग करते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन दिखाते हैं, जनता आक्रोशित हो जाती है, और वे आपके सामने कि इसकी मौत हुई तो कैसे हुई, इसकी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए वे प्रयास करते हैं। हालांकि उपन्यास में दिखाया गया है कि जनता और अपनी गरीबी, शिक्षा और सामाजिक स्थिति कारण राजनेताओं के हाथों से आसानी से प्रभावित हो जाती है। क्या दिखाया गया है? जनता है, जनता की बहुत सी कमजोरियां हैं। एक तो गरीब जनता है, भाई दलित वर्ग से आते हैं तो गरीब वैसे ही है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है। राजनीतिक और आपके सामने जो प्रशासन है जिसमें पैसे का बहुत महत्व है, वो उसको आपके सामने, उनके सामने टिकने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अशिक्षा है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको अपने हक और अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान नहीं है। साथ के साथ सामाजिक स्थितियों का क्या हो जाता है, वो राजनेताओं के हाथों से आसानी से प्रभावित हो सकते हैं। उनको राजनेता जैसा बहला दें, जैसा बगला दें, जो उन्हें कह दें, वो उनसे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और उनसे बहुत ही आसानी से शोषित भी हो जाते हैं। नेता उन्हें छोटे मोटे लाभों, जैसे कि कोई सरकारी नौकरी का लाभ दे दिया, या फिर आपके सामने उसको कि भाई हम न्याय दिला देंगे, 10 दिन में आपके सामने अपन ये जो एसआईटी का गठन कर रहे हैं, 10 दिन में हम आपके सामने 10 दिन में आपको न्याय मिल जाएगा, 15 दिन में न्याय मिल जाएगा आपको, कुछ पैसे के लिए क्या करते हैं, छोटे मोटे लाभों के लिए झूठे वायदे और जातिगत भावनाओं से बरगलाते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले वो आपके सामने लाभ की बात करें कि भाई आपको सरकारी नौकरी दिला दी जाएगी, घर में से एक सदस्य को संविदा पे परमानेंट आपको 10 लाख 5 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। इस तरीके से झूठे वायदे करते हैं वो, फिर जनता से, है ना, कि भाई 5 दिन में आपको न्याय भी दिला दिया जाएगा। हम बात करते हैं, वो आपके सामने बात करते हैं अधिकारियों से, और फिर क्या करते हैं, इन दोनों के साथ जातिगत भावनाएं भड़काते हैं। जिस जाति के व्यक्ति होता है उसको दूसरी जातियों के खिलाफ भड़काते हैं, और दूसरी जातियों को उनके खिलाफ भड़काते हैं, ताकि उनको राजनीतिक लाभ मिल सके। जनता है वो अंततः उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह जाती है। उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो उनको एक जाति से मतलब है, ना उनको दूसरी जाति से मतलब। उनको तो सिर्फ अपने वोट बैंक से मतलब है, और जिसको वो किसके लिए करते हैं, चुनाव के दौरान उपयोग में लेते हैं। और ताकि उन्हें पता भाई अगर ये जातिगत भेदभाव देखने को मिलेगा, जब तक जाति में बटे रहेंगे, तब तक जो जिस जाति का नेता होता है वो उसका पूरा का पूरा फायदा उठाता है। और जैसे आपके सामने चुनाव खत्म होते हैं, जैसे मामला थोड़ा सा ठंडा हो जाता है आपके सामने, बस कैसे ना कैसे चीजों को थोड़ा डिले किया जाता है, कैसे ना कैसे जो पूरी प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा बस देरी कर दो उसमें। जैसे पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाती है, सब कुछ बुला दिया जाता है। उनकी न्याय की चाहत और आक्रोश को राजनीतिक दलों द्वारा अपनी सुविधा अनुसार मोड़कर दबा दिया जाता है। मतलब उनकी जो न्याय है, जनता चाहती है कि उन्हें न्याय मिले, जो उनकी हक की लड़ाई है वो लड़ी जाए, लेकिन इन सब चीजों को जो उनके अंदर आक्रोश देखने को मिलता है, इस चीज को राजनीतिक दल क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए, अपने फायदे के लिए मोड़ तोड़ कर आपके सामने दबाकर भेज देते हैं। आम जनता की असहायता उजागर होती है, और इस चीज से क्या पता चलता है, जो आम जनता है उसकी असहायता है, उसका पता चलता है कि वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और सारा का सारा लाभ कौन ले जाते हैं, ये राजनेता, वो सारा का सारा लाभ है वो लेकर चले जाते हैं। वे विरोध करते हैं, जनता है भाई, वो कोई भी अन्याय की घटना होगी उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती है, वो अपने तरीके से हर संभव प्रयास करते हैं।
उनकी शक्ति संगठित नहीं हो पाती है। लेकिन क्या होते हैं, ये नेता है वो कोई लाभ देने के लिए, कोई राजनीतिक के लिए, या कोई उसमें कोई बड़ा नेता होगा उसको आपराधिक मामले में फंसाकर किसी ना किसी तरीके से क्या कर देते हैं, उस जो विरोध प्रदर्शन होता है उसको तोड़ मरोड़ दिया जाता है। और उनकी जो शक्ति है वो इकट्ठी नहीं होती है, संगठित नहीं होती है। और कोई शक्ति जब तक संगठित नहीं होती है तब तक उसका कोई लाभ नहीं हो पाता है। वे प्रभावशाली लोगों के आगे झुकने को विवश हो जाते हैं, और मजबूरी में उन्हें जो प्रभावशाली लोग होते हैं उनके आगे झुकना पड़ता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मीडिया की भूमिका की बात करें। उपन्यास में मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में चित्रित किया गया है। और उपन्यास में नहीं, भारत के जो चौथा स्तंभ होता है, विधायी पालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका के अलावा मीडिया को चौथा स्तंभ बना गया है, वो उसके रूप में दिखाया गया है, जो सत्य को उजागर करने का प्रयास करता है, लेकिन वह भी सत्ता और व्यवस्था के दबाव में अछूता नहीं है। यहाँ पर आपके सामने एक पत्रकार, सत्य राय नाम के जो एक पत्रकार दिखाया गया है, जो क्या होता है, एक सच्चा पत्रकार होता है, जो प्रयास करता है कि कैसे भी करके मैं जो सत्यता है, जो ये बिंदु की जो मौत हुई है आपके सामने, उसकी वास्तविकता को दुनिया के सामने ला सकूं। उसके लिए वो प्रयास भी करता है, लेकिन अब उसका भी क्या कर दिया जाता है, उसके ऊपर भी राजनेता है और ये जो व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, उसका दबाव रहता है। और वो भी दबाव से अछूता नहीं रहता भाई, उसको भी दबाव दिया जाता है कि अगर तुमने सच्चाई दिखा दी है तो फिर तुम्हारा भी जो संपादक है भाई दत्ता बाबू, उसको उस पे प्रभाव आपके सामने क्या देखने को मिलता है, एक प्रेशर देखने को मिलता है उसके ऊपर कि वो सच्चाई और ईमानदारी से काम ना करे, इस वास्तविकता को नहीं दिखाई जाए। इस कहानी के अंदर समाचार पत्र होता है, मसाल के जो संपादक होते हैं, ये जो आपके सामने जो उपन्यास देखने को मिलता है, इस उपन्यास में एक पात्र है जो समाचार पत्र है वहां पर देखने को मिलता है मसाल, उसके संपादक है दत्ता बाबू। जो दत्ता बाबू हैं वो इसके क्या देखने को मिलते हैं, संपादक देखने को मिलते हैं। और उनके पत्रकार बिस्सू जैसे पात्र ईमानदारी से बेससर की मौत की सच्चाई तक पहुंचने और सार्वजनिक करने की कोशिश करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मीडिया इस सब चीजों की सच्चाई दिखाने का प्रयास नहीं करती है, प्रयास तो करती है। इसमें मसाल एक समाचार पत्र है, उसके संपादक दत्ता बाबू और जो उसकी जो पत्रकार है बिस्सू, वो सच्चाई दिखाने का प्रयास तो करते हैं, सार्वजनिक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पुलिस की मिली भगत व राजनीतिक साजिशों को पर्दाफाश करने के भी प्रयास करते हैं। वो प्रयास करते हैं आपके सामने कि पुलिस किस तरीके से जो बिंदु किया बीसे सर की जो मौत हुई है उसको दुनिया के सामने लाया जाए, लेकिन पुलिस है उसकी मिली भगत, पुलिस जो आपके सामने जो अपराधियों को संरक्षण देती है, जो सच्चाई को, जो सबूतों को मिटाने का प्रयास करती है, जो सच्चाई के रखवाले होते हैं, वही सच्चाई को आपके सामने मिटाने वाले बन जाए तो वास्तविकता कैसे सामने आ सकती है। हालांकि राजनीतिक दबाव, धमकियों और व्यवसायिक मजबूरियों भी हावी हो जाती हैं, और काफी हद तक क्या दिखाया जाता है, जो आपके सामने मसाल के जो पत्रकार है दत्ता बाबू को कहा जाता है अगर ये सच्चाई दिखा दी गई तो थोड़े दिन आपका अखबार चलेगा। तो इस तरीके से जो राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है, जो धमकियां देखने को मिलती हैं, इससे क्या होता है आपके सामने जो वो मसाल के जो पत्रकार हैं उसको दबना पड़ता है, उन्हें खबर छापने से रोक दिया जाता है। जो इस खबर की जो वास्तविकता होती है उसको वो छापना चाहते हैं, और उसको लेकिन उनको जो डरा धमकाकर, पैसे की धमकी देकर कि उनके विज्ञापन बंद कर दिए जाएंगे और उन्हें कभी विज्ञापन नहीं दिए जाएंगे, विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो फिर अखबार कैसे चलेगा। तो इस प्रकार की जो खबरें होती हैं इनको छापने से रोका जाता है। और कभी कभी उन्हें स्वयं भी समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो बहुत प्रयास करते हैं सच्चाई दिखाने के लिए, लेकिन उन्हें क्या होता है आपके सामने, समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दत्ता बाबू भी अंत में सच्चाई को पूरी तरीके से प्रकाशित करने में असमर्थ रहते हैं, और जो दत्ता बाबू हैं वो प्रयासरत थे कि कैसे भी करके सच्चाई को वो जनता के सामने लाया जाए, लेकिन उनकी व्यावसायिक मजबूरियां होती हैं। अगर अखबार में आपके सामने जो विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो अखबार कैसे चलेगा, और अखबार नहीं चलेगा तो फिर वो आगे काम कैसे कर पाएंगे, उनका जो बिजनेस है, व्यापार है, वो ठप हो जाएगा। तो इस तरीके से जो उनकी व्यापारिक मजबूरियां हैं उसके आगे उन्हें दबना पड़ता है, जो राजनीतिक जो दबाव है वो देखने को मिलता है। यही स्थितियां आपके सामने मीडिया की स्वतंत्रता की सीमाओं को दिखाती है, और यही आपके सामने जो वास्तविकता, ये किस चीज को दिखाती है, हमारी जो मीडिया होती है उसकी वास्तविकता को भी दिखाती है। यही है मीडिया आपके सामने जो भारत में जो सच्चाई है मीडिया की वो दिखाती है। आज भी ये देखने को मिलता है, आज के समय भारतीय जो मीडिया उसको सत्ता का चाटुकार क्यों कहा जाता है,
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है अगर वो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करेंगे तो उन्हें विज्ञापन नहीं मिलेंगे, और विज्ञापन नहीं मिलेंगे तो फिर जो आपके सामने उनका मीडिया हाउस है, जितने लोग काम करते हैं वो कैसे करेंगे? बिना मीडिया के, विज्ञापन के कुछ भी नहीं हो पाता है। जहां वे न्याय के वाहक होते हुए भी शक्तिशाली राजनीतिक और आर्थिक ताकतों के आगे ऐसा ही हो जाते हैं। भाई आज के सामने पूरी दुनिया वो पैसे के सहारे चलती है, पैसा है तो सब कुछ है, तो यही चीज देखने को मिलता है। वो न्याय के वाहक होते हैं, जो मीडिया वो बहुत शक्तिशाली है, वो न्याय के आधार पर चलती है, लेकिन वो इतनी शक्तिशाली होते हुए भी क्या होती है आपके सामने, राजनीतिक व आर्थिक ताकतों के आगे क्या हो जाती है, ऐसा ही हो जाती है। इस उपन्यास में दिखाया गया कि कभी कभी मीडिया सनसनीखेज खबरों के पीछे भगाकर वास्तविक मुद्दों को गौण कर देती है, और ये देखने को मिलता है ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन, इन सब चीजों की जो बहुत सनसनीखेज खबर दिखाकर जो वास्तविक मुद्दा है उसको दबा दिया जाता है, जो बहुत बड़ा मुद्दा होता है उसको पीछे छोड़ दिया जाता है। कुल मिलाकर महाभोज में जनता और मीडिया दोनों ही एक भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था के शिकार और मोहरे बन जाते हैं। कुल मिलाकर आपके सामने यह देखने को मिलता है कि जो एक मीडिया होती है वो आपके सामने भ्रष्ट राजनीतिक है, जो राजनीतिक व्यवस्था उसका मोहरा बनती हुई दिखाई देती है, जिसे न्याय की प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। दोनों शक्तिशाली हैं, जनता के पास वो शक्ति है कि कोई भी राजनेता है, चाहे कोई भी शक्तिशाली ताकत है, उससे लड़ सकती है, लेकिन उसको राजनीतिक लाभ के लिए राजनेता जातिगत जातिगत भावना से लड़ा देते हैं। फिर आपके सामने कुछ लोगों को लोभ प्रलोभन दे देते हैं, कुछ लोगों को आपके सामने राजनीतिक दबाव से डरा धमका कर क्या कर देते हैं, तोड़ लेते हैं। तो इससे जो शक्ति है वो संगठित नहीं हो पाती है और वो टूट फूट देखने को मिलती है व्यवस्था में, जिससे आपके सामने जो न्याय व्यवस्था वो बाधित होती है और सत्य की पहुंच वो कठिन हो जाती है। इससे क्या हो जाता है आपके सामने जो सत्य, जो वास्तविकता तक पहुंचना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो यही है महाभोज के अंदर आपके सामने जनता और मीडिया की भूमिका के अपन विस्तार से पढ़ा है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। कैसा लगा आपको प्रश्न जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका जो पेपर होने वाला है कहानी और उपन्यास का, हिंदी साहित्य का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो इसमें आपके सामने जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो सिक्का बदल गया जो कहानी है, जो सामाजिक परिवर्तन और प्रतीकवाद का व्याख्या कीजिए। मतलब जो सिक्का बदल गया कहानी में, उसमें आपके सामने जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन देखने को मिलता है उसके बीच में अपन विस्तार से अध्ययन करने वाले। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये जो है मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहां पर फ्री में पीडीएफ आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। करसा सोबती की जो कहानी है सिक्का बदल गया, ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की त्रासदी को केवल एक राजनीतिक घटना के रूप में नहीं बल्कि मानवीय संबंधों और सामाजिक ताने बाने पे खड़े पड़े इस विध्वंस प्रभाव के रूप में प्रस्तुत करती है। मतलब जो करसन सोबती के द्वारा जो कहानी लिखी गई सिक्का बदल गया, ये सिर्फ ये भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी दिखाई देती है, जिसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से आपके सामने जब कोई दो देशों का विभाजन होता है तो इससे क्या होता है, जो पहले जो जिस भी समाज के जो लोग आपस में एक जगह एकजुट आपके सामने मिलजुल कर रहते थे, वही समाज के लोग क्या रहते हैं आपके सामने एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं, बल्कि मानवीय संबंधों और सामाजिक ताने बाने पर पड़े विध्वंसक प्रभाव को दिखाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में आपके सामने जब विभाजन देखने को मिला था, सभी लोग आपके सामने, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे थे। लेकिन जैसे विभाजन होता है, जो लोग आपके सामने एक साथ रहते थे, एक दूसरे घरों में जाते थे, शादी ब्याह आयोजनों में जाते थे, वही लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुल जाते हैं। और यही जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन देखने को मिला, उसके जो विध्वंसक कहानी है उसके बारे में बताया गया है इस कहानी के अंदर। इस कहानी का केंद्र बिंदु शेरनी नामक एक सिख महिला है। जो इसमें इस कहानी के जो केंद्र बिंदु है वो सेहनी नामक एक आपके सामने सिख महिला है, जो विभाजन से पहले सदियों तक मुस्लिम जमींदार परिवार व मुस्लिम ग्रामीणों के साथ सद्भाव अपनत्व के साथ रहती थी। देखो इसमें क्या होता है आपके सामने, इस सिख प्रांत की कहानी है जहाँ पे सेहनी नामक एक जो महिला है, सिख महिला, वो एक प्रभावशाली महिला है, गांव में सबसे प्रभावशाली महिला में से है। और
उसके गांव में से जो अलग अलग प्रकार के मुस्लिम जमींदार, मुस्लिम लोग रहते थे, मुस्लिम समुदाय के लोग जमींदार थे मुस्लिम, और उन सभी लोगों के साथ क्या सद्भाव के साथ रहती है। भाई आज आपके अपने गांव में देख लो, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अपन सबके साथ हंसी खुशहाली के साथ रहते हैं, सभी अपने एक दूसरे घर में भी जाते हैं, कोई शादी या फंक्शन होता है तो उसके अंदर भी जाते हैं, अपनत्व के साथ भी रहते हैं ना, ये देखने को मिलता है। लेकिन अगर कोई दंगा हो जाता है तो वही लोगों के मन में अपनी शंका पैदा हो जाती है। मारकाट करने वाले व्यक्ति तो नहीं, अपन पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, कुछ लोग ऐसी घटना को भी अंजाम दे देते हैं। लेकिन जब इसी चीज को इस कहानी में दिखाया गया है कि कैसे समाज में चीजें तुरंत बदल जाती हैं। सामाजिक परिवर्तन की बात करें, कहानी ये दिखाती है कि विभाजन की घोषणा के साथ ही कैसे सदियों पुराने जो मानवीय रिश्ते और विश्वास है वो रातों रात टूट जाते हैं। इस कहानी में क्या दिखाया गया है, इस कहानी में यही दिखाया गया है कि किस तरीके से आपके सामने थोड़ा सा आपके सामने क्या होता है, समाज के अंदर जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की कहानी है वो जैसे रेडियो पर सुनाई देती है, जैसे उसकी घोषणा होती है, कैसे वर्षों पुराने जो रिश्ते रहते हैं एक दूसरे के बीच में वो रातों रात ही टूट जाते हैं। जिन मुस्लिम ग्रामीणों को सैनी ने पाला पोसा था और उनके पारिवारिक संबंध थे, अब वो राष्ट्रवाद व धार्मिक पहचान के आवेश में आकर उनके प्रति लूटपाट व हिंसा का भाव रखते हैं। मतलब जिस सहनी ने उन सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों को उनको उन्होंने पाला पोसा था, उन्होंने क्या क्या था, संरक्षण दिया था, उनके साथ उनके परिवार जैसे रिश्ते थे, उनके साथ वो क्या, उनके घर आया जाया आना जाना लगा रहता था। आज वो क्या बन चुके हैं, आज वही लोग, क्यों, क्योंकि वो कहा रहते, वो सिंध प्रांत है, वो पाकिस्तान के अंदर रहती थी सहनी, तो पाकिस्तान को मुस्लिम समुदाय का बहुल क्षेत्र बता दिया गया और इधर हिंदू या सिख समुदाय बहुल क्षेत्र बना दिया गया। तो अब क्या हो गया, अब आपके सामने लोगों में वैचारिक मतभेद देखने को मिल गए। अब वे नए राष्ट्रवाद व धार्मिक पहचान के आवेश में आ जाते हैं। अब क्या हो जाता है, अब उन्हें लगता है कि हम तो क्या एक अलग सशक्त देश बन चुके हैं, हम तो पाकिस्तान या मुस्लिम देश के निवासी हैं। और इससे क्या हो जाता है, उनके मन में घृणा देखने को मिलती है। उससे क्या हो जाता है, जिन लोगों के बीच में वो पली बड़ी, जो आगे उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किया, वही उसके साथ क्या करने लग जाते हैं, उसके साथ घृणा और लूटपाट व हिंसा की जैसी भावना रखने लगते हैं। पुरानी वफादारियां और प्रेम के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं। और क्या देखने को मिलते हैं, जो पुरानी वफादारियां और प्रेम के जो बंधन देखने को मिलते थे उनके बीच में, वो भी समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया, जो पुराने आपके सामने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के पारिवारिक संबंध थे, सब के सब टूट जाते हैं आपके सामने, सबका सब कुछ खत्म हो जाता है। शहरनी को अपना घर निकल जाना और अपने लोगों द्वारा चला जाना ये दिखाता है। उसको क्या दिखाता है, जिस गांव की वो सबसे प्रभावशाली महिला हुआ करती थी, जिस घर में हर जो अलग अलग समुदाय के लोगों का आना जाना लगा रहता था, हर समय वो उसके आगे पीछे उसके सहानुभूति रखते थे, वही जिनके साथ उनके पारिवारिक रिश्ते थे, वही लोग अब उससे क्या कर रहे हैं, उसके साथ घरना, उसको उसके साथ लूटपाट या घरना रख रहे हैं। उसे लगता है कि उसे अपने ही लोगों द्वारा चला गया, उसको क्या लगता है कि उसे अपने ही लोगों के द्वारा चला गया है। यह दिखाता है कि कैसे सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन मानवीय संवेदनाओं को विकृत कर देते हैं। और इस घटना में क्या दिखाया गया है कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक जो बदलाव देखने को मिलते हैं वो मानवीय संवेदनाओं को, मतलब जो मनुष्य होता है उसके अंदर जो भावनाएं होती हैं उनको किस तरीके से तोड़ दिया जाता है। कैसे समाज में जो राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को भावनाओं को बदल दिया जाता है, विचारधारा से उन्हें प्रभावित किया जाता है, और वो कैसे समाज में घर ना रखते हैं। यही विभाजन के कारण भीषण सामाजिक परिवर्तन दिखाते हैं, जहां एक तरफ धर्म राष्ट्रीयता है, दूसरी तरफ मानवीयता पर भारी पड़ जाती है। क्या दिखाया जाता है, धर्म और राजनीति का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वो मानवता पे भारी पड़ जाती है। मानवता क्या होती है, सभी लोगों को मिलजुल कर एकजुट रहना चाहिए, लेकिन इस सब भावनाओं से परे सभी चीजें अलग हो जाती हैं, और आपके सामने क्या देखने को मिलता है, जो लोग हैं जो एक साथ मिलजुल कर रहते थे वो इस धर्म और राष्ट्र भावना की जो भावना है, देशभक्ति की भावना है, इसके चक्कर में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने प्रतीकवाद। प्रतीकवाद में क्या है, पहला पॉइंट है सिक्का बदल गया। इसमें क्या क्या प्रतीकवाद देखने को मिलता है, मतलब क्या सारांश देखने को मिलता है, क्या आपको इसमें संदेश देखने को मिलता है। यह वाक्यांश कहानी के केंद्रीय प्रतीक है। सिक्का बदल गया क्या है, इसका एक मुख्य प्रतीक के रूप में दिखाया गया। यहाँ सिर्फ
मुद्दे बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि समय के बदलने, मूल्यों के बदलने और मानवीय संबंधों की पुरानी संरचना का खंडित होने के। जिस तरीके से सिक्के को उछाला जाता है और उसका जो स्वरूप बदल जाता है, जैसे आपने टॉस मांगा और हेड आ गया, तो क्या हो गया, आपको जो चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। उसी तरीके से क्या दिखाया गया है कि बस मुद्दा बदलना चाहिए। जैसे मुद्दा बदलता है, थोड़ा सा समय बदल जाता है, लोगों के जो संबंध है, जो लोग हमेशा आपके सामने एकजुट खड़े रहते थे आपके अच्छे व बुरे समय में, वो क्या हो जाते हैं आपके सामने, वो मानवीय संबंध उतने मजबूत नहीं रह पाते हैं। जो लोग जिनके साथ आपके साथ पारिवारिक रिश्ते थे, जो आपके सामने जिनके साथ आप हमेशा प्रेम भाव के साथ रहते थे, वही आपके सामने एक नई और क्रूर और संवेदनशील वास्तविकता के उदय का प्रतीक है। उसमें क्या दिखाया जाता है, वही लोग आपके सामने मारकाट करने पर तुल जाते हैं, वही लोग आपके साथ घृणा रखते हैं, वही आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं, वही लोग आपके खिलाफ कटु वचन बोलते हैं। और जो आप कोई भी व्यक्ति है, उनके बीच में जो पुराना विश्वास और वफादारी है, वो अपनत्व के सिक्के नहीं चलते हैं। मतलब जो लोगों के बीच में विश्वास रहता है, जो वफादारी रहती है और जो अपनत्व होता है, वो समय के साथ बदल जाता है। वो जो असली चीजें हैं वो नहीं रह पाती हैं। उनकी जगह आपके सामने किसके द्वारा ले ली जाती है, जो मानवीय भावनाएं हैं, उनकी जगह किसके द्वारा ले ली जाती है, हिंसा के द्वारा, स्वार्थ और सांप्रदायिकता है उसके द्वारा ले ली जाती है। तो इस कहानी में ये देखने को मिलता है, जो पुराने वफादारी के रिश्ते होते थे, जो अपने अपनत्व का रिश्ता होता है, वो उसकी जगह को कौन ले लेता है, हिंसा, स्वार्थ व सांप्रदायिकता है, वो इन सब चीजों की जगह ले लेता है। समझ में आ गया आपको विस्तार से। सैन्य, ये विभाजन पूर्व भारत के सद्भाव से अस्तित्व व मानवीय गरिमा का प्रतिनिधित्व करती है। मतलब ये जो कहानी है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो दो लोग होते हैं वो प्रेम भाव के साथ रहते हैं आपके सामने, सह अस्तित्व के साथ रहते हैं, उसका वो प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया गया है कि जो लोग प्रेम भाव के साथ रहते हैं, मानव गरिमा के साथ रहती थी विभाजन से पूर्व जो सैन्य है, उसको अब अकेलापन व असहाय स्थिति, वो विभाजित होकर कहां पे आ जाती है, आपके सामने भारत में आ जाती है। सैनी पहले पाकिस्तान में रहती है अपने गांव में, उस गांव में उसका बहुत ज्यादा रुतबा रहता है, सभी लोगों के साथ प्रेम भाव के साथ वो रहती है। अब क्या हो जाती है, भारत का विभाजन होता है, वो अपने गांव को छोड़कर कहां पे आती है, आपके सामने भारत में आती है। समझ में आ गया, पाकिस्तान में को छोड़कर भारत में आती है। और अब उसको क्या हो जाता है, अब वो उसके वहां पर अपने नहीं है कोई, वो अकेली है, वो बेचैन है, वो उसको अकेलापन, वो बेचैनपन उसको क्या दिखाता है, उसको उसको खाने को दौड़ता है। यही आपके सामने, यही जो उसकी अकेलापन व असहाय स्थिति है, यही प्राचीन मानवीय सभ्यता के अंतिम अवशेषों का प्रतीक है। और यही क्या दिखाया गया आपके सामने, यही जो भारतीय मानव सभ्यता है, उसके जो अंतिम अवशेष बचे हुए हैं, उसके प्रतीक के रूप में सभी चीजों को दिखाया गया है, जो विभाजन की अग्नि में जलकर नष्ट हो गए थे। और जिसमें क्या दिखाया गया है कि जो ये सभी चीजें हैं, जो भारत के जो विभाजन की जो अग्नि है, उसमें जो सारे के सारे रिश्ते हैं, नाते हैं, वो क्या हो गए, जलकर नष्ट हो चुके हैं, उसके प्रतीक के रूप में दिखाया गया। मतलब मानवीय रिश्ते हैं, मानवीय भावनाएं हैं, जिनके साथ परिवार के रिश्ते हैं, जिनको आप अपना मानते हो, वो जब तक अपने हैं, जब तक आपके सामने क्या है, आपका समय अच्छा है। समय बदलता है, सब कुछ बदल के चला जाता है। अगले वाला पॉइंट है मुस्लिम ग्रामीण। वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो नई राजनीतिक पहचान और स्वार्थ में वशीभूत होकर पुरानी मानवीय संवेदना को त्याग देते हैं। या मुस्लिम ग्रामीण नहीं, कोई भी समाज के धर्म के लोग हो सकते हैं, अपने आप के अपने हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनके अंदर क्या होता है, वे लोग जो राजनीतिक पहचान, जो राजनीतिक कारणों के कारण खुद को बदल देते हैं, समय व परिस्थितियों के साथ खुद को बदल देते हैं, उनमें अंदर मानवीय महत्व नहीं है कोई भी। बस जैसे परिस्थिति बदली, वो खुद को बदल देते हैं और आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जो कल तक आपके साथ थे। ये कहानी आपके सामने विभाजन की त्रासदी को केवल राजनीति के रूप में नहीं दिखाई जाती है। सिक्का बदल गया कहानी में आपके सामने यह क्या भारतीय समाज की राजनीति को नहीं दिखाती है, बल्कि उसके मानवीय नैतिकता व सामाजिक आयामों पर पड़े हुए प्रभाव को प्रस्तुत करती है। क्या दिखाती है कि किस तरीके से भारतीय समाज में जो नैतिकता है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है, उसके सामाजिक आयामों को भी दिखाती है। जहां सिक्का बदल जाने से पूरे जीवन का दृश्य ही बदल जाता है। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, जैसे सिक्का बदल जाता है तो कहानी का पूरा स्वरूप बदल जाता है, उसी तरीके से जीवन में एक छोटी सी घटना है जो सैनिक की पूरा जीवन बदल देती है। समझ में आ गया आपके सामने पूरी की पूरी कहानी है, जो सिक्का बदल गया उसके बारे में मैंने विस्तार से पढ़ाया है। कैसे लगा आपको वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कहानी और उपन्यास, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी कहानी की परिभाषा और उसके मुख्य तत्वों की चर्चा कीजिए। तो हिंदी कहानी की जो परिभाषा है और उसके जो मुख्य तत्व है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये आपके सामने वीडियो होने वाला है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ आपको ये पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। आपके सामने इसमें पढ़ेंगे हिंदी कहानी की परिभाषा क्या है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हिंदी कहानी के जो प्रमुख तत्व है उसके बारे में विस्तार से देखेंगे। हिंदी कहानी की परिभाषा, हिंदी गद्य साहित्य की एक लघु विधा है जो जीवन के किसी एक खंड, संवेदना, घटना या मनोभाव को संक्षिप्त, रोचक और तीव्र प्रभाव उत्पादक शैली में प्रस्तुत करती है। मतलब अगर अपन विस्तार से पढ़े आपके सामने, तो जो हिंदी कहानी है ये क्या होती है, गद्य विधा की एक लघु विधा है। मतलब गद्य जो कहानी होती है उसके गद्य लेखन की अलग अलग विधाएं होती हैं। संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया, जो कहानी लेखन हो गया, आपके सामने जो उपन्यास लेखन हो गया, बहुत सी विधाएं, नाटक हो गया, है ना, जो रस हो गया, अलग अलग प्रकार की जो गद्य की विधाएं देखने को मिलती हैं। उसकी जो विधाओं में से जो छोटा, जिनमें छोटी सी बातों में आपके सामने बहुत कुछ कह दिया जाता है, उस लघु विधा में से आपको कौन सी देखने को मिलती है, जो कहानी है वो हिंदी कहानी है वो गद्य विधा का हिस्सा है, जो जीवन की किसी एक घटना, खंड और जो मनोभाव को संक्षिप्त व रोचक ढंग से दिखाती है। मतलब कोई भी व्यक्ति के जीवन की छोटी सी घटना है, कोई छोटी सी संवेदना है, उसको बहुत ही रोचक, प्रेम के ढंग से दिखाने का प्रयास किया जाता है हिंदी कहानी के अंदर। इसमें जीवन में गहराइयों के कुछ पन्ने को समेटने में समर्थ होता है। मतलब जीवन की एक बहुत बड़ी, बहुत विस्तृत घटना है, उस घटना को छोटे में, संक्षिप्त में समेटने का प्रयास होता है। संक्षिप्त में समेट देती है, छोटे से पन्नों में समेट दिया जाता है। और बहुत जो एक संदेश जो समाज को देना चाहिए उस छोटी सी कहानी में दे दिया जाता है, और लोगों का समय भी बचता है। लोग छोटे से समय में आनंद की अनुभूति भी कर लेते हैं। वह सभी लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो पूरा एक मोटी किताब जितना उपन्यास पढ़ सके। वो 5 से 10 लाइनों का आपके सामने कहानी पढ़कर उतना आनंद ले सकते हैं, जिससे आपके सामने, जिससे पाठक कम समय में एक पूर्ण अनुभव है वो प्राप्त कर सकते हैं। और आपके सामने क्या देखने को मिलता है कि पाठक है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, वो कम समय में आपके सामने पूरा का पूरा अनुभव ले सकते हैं। मतलब जो उन्हें चाहिए था, जो आनंद की अनुभूति जो उन्हें चाहिए थी, वो आनंद की अनुभूति वो कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, थोड़े से समय को खर्च करके। कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं रहता है, बल्कि पाठक को किसी एक विशेष विचार, मनोदशा व सामाजिक यथार्थ से जोड़ना होता है। कहानी जब अपन पढ़ते हैं बचपन में, तो हम सबका उद्देश्य ये रहता है कि आपको पढ़ने के हमें अच्छा लगेगा। जैसे जैसे जीवन बदलता चला जाता है, किसी एक महान साहित्यकार की एक महान बात है कि एक शानदार किताब और कहानी की यही एक खूबसूरती होती है कि आप जब जब उसको पढ़ते हो आपको हर बार एक कुछ नया देखने को मिलता है। तो जीवन भी यही है। जब सिर्फ कहानी का उद्देश्य मनोरंजन ही नहीं रहता, जब बचपन में आप पढ़ते हो तो आपको लगता है कि बस कहानी पढ़कर अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी विचारधारा बदलती है, आपकी सामाजिक मानसिकता उसमें बढ़ोतरी होती है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण को जब आप समाज को गहरे दृष्टिकोणों से समझते हो, तब आपको कहानी के अंदर छुपे हुए उस गहरे सारांश को, उस कहानी के अंदर छुपे हुए जो आपके सामने जो संदेश को आप समझ पाते हो। और यही कहानी का लक्ष्य होता है कि वो अपने पढ़ने वाले पाठकों का ना सिर्फ मनोरंजन करा पाए, बल्कि उसको पढ़ने वाले पाठकों का क्या हो सके, वो पढ़ने वाले पाठकों को पूर्ण रूप से मनोदशा के रूप से, वैचारिक रूप से उनको जोड़ पाए। यह पात्र परिवेश व घटनाओं के माध्यम से जीवन के सूक्ष्म पहलुओं को उद्घाटित होती है। मतलब इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें जो पात्र होते हैं उनका जो परिवेश होता है और उनकी घटनाओं के माध्यम से वो क्या करती है, छोटे छोटे पहलुओं को जोड़ने का प्रयास करती है। प्रमुख तत्वों की बात करें आपके सामने, जो पहला पॉइंट है कथानक। अलग अलग प्रमुख तत्व क्या भाई, कहानी में कौन सी चीजें आपको देखने को मिलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी का मूल आधार होता है
जिसमें घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से विकास में दिखाया जाता है। मतलब कोई भी जो कहानी होती है उसके मूल आधार देखने को मिलता है जहाँ पे घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से विकास दिखाया जाता है। मतलब कोई भी घटना होती है, कोई भी कहानी होती है, उसको क्रमबद्ध तरीके से दिखाया जाता है। अर्थसंगत व अंतिम परिणाम होता है जो एक सफल कथानक को जिज्ञासु बनाए रखने के लिए पाठ पढ़ने को बांधे रखता है। मतलब जैसे फिल्म से समझेंगे अपन, फिल्म भी एक कहानी होती है। फिल्म में क्या होता है आपके सामने कि जैसे कोई एक कोई विलन है, वो क्या करता है, ड्रग्स का धंधा करता है। फिर उसे क्या हो जाता है आपके सामने, वो समाज से लोगों को जीवन में समाज में क्या हो रहा है, उसमें बुराई, उससे समाज के लोग वो उत्पीड़ित हो रहे हैं, उससे वो समाज को उत्पीड़ित कर रहा है। तो ये क्या घटना का प्लॉट है, और ये घटना क्या पूरी की पूरी सभी को जोड़कर रखती है आपके सामने। तो यही दिखाया जाता है जो जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके जो क्रमबद्ध तरीके से जिनको दिखाया जाता है, और कहानी को जो अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, ताकि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसमें जिज्ञासा बनी रहे। जैसे मूवी शुरू होती है तो शुरुआत के अंदर जो आपके सामने जो फिल्म का जो एक्टर होता है वो क्या करता है, उसका जीवन के बारे में दिखाया जाता है, थोड़ा सा विलन के बारे में दिखाया जाता है, वो क्या काम करता है, एक्टर क्या काम करता है। फिर दोनों के बीच में ऐसी घटना होती है जिसके बाद में वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। फिर जो एक्टर होता है वो आपके सामने क्या करता है, वो पात्र होता है वो पूरी तरीके से विलन के पीछे लग जाता है, उसकी जो झूठ पाखंड की सत्ता उसको हराने के लिए। तो यही क्या पूरी की पूरी जो कहानी होती है उसी को कथानक या प्लॉट के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने पात्र और चरित्र चित्रण। अगले वाले क्या है, पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी में व्यक्ति, पात्र व व्यक्तित्व चरित्र चित्रण की कहानी को जीवित बनाते हैं। मतलब जो कहानी पढ़ते हैं आपके सामने, कहानी में पात्र के व्यक्तित्व और कहानी को वास्तविकता के रूप में दिखाया जाता है। मतलब जो आप कहानी पढ़ रहे हो, जो आप कहानी पढ़ते हो, इसमें कोई पात्र होता है, हर जो आप कहानी होती है उसके अंदर कोई ना कोई पात्र होता है, और उसका जो पात्र का जो व्यक्तित्व होता है वो उसको जीवित बनाते हैं। जैसे कोई भी कहानी हो गया उसमें एक एक्टर रहेगा, एक विलन रहेगा, एक जो एक्ट्रेसेस रहेगी, उसके जो कुछ एक दो साथ के फ्रेंड रहेंगे, उसके परिवार रहेगा। तो ये सारा का सारा क्या है, ये पात्र होते हैं, और हर पात्र की कोई ना कोई कहानी होती है, वो उसकी कहानी होती है। जैसे कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई आपके सामने कोई विलन के रूप में दिखाया जाता है, कोई गलत क्राइम करता है। तो हर कहानी के पीछे हर पात्र के उसके व्यक्तित्व को भी दिखाया जाता है। पात्रों के विचार, भावनाओं और कार्यों को कथानक को आगे बढ़ाते हैं। मतलब पात्र कैसे विचारधारा रखते हैं, कैसे उनकी भावनाएं है, वो किस प्रकार का कार्य करते हैं, यही कहानी को आगे बढ़ाए, उसके माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। कहानी का संदेश है वो संप्रेषित किया जाता है। मतलब कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है, जिसका चित्रण विश्वसनीय और स्वाभाविक होता है। जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, जो कहानी की वास्तविकता को बताता है, और कहानी के जो स्वाभाविकता है, जो वास्तविकता उसके बारे में पता चलता है। क्यों? क्योंकि सभी पात्र है भाई, कहानी को इस तरीके से गढ़ा जाता है कि सभी पात्र एकदम वास्तविकता में लगे। अब एक बात बताओ, कोई एक आम व्यक्ति है, कमजोर सा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल से लड़ रहा है ना, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं, नॉर्मल सा व्यक्ति, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन उस जो क्रिमिनल से लड़ने वाला व्यक्ति अगर वो पुलिस में हो तो लड़ सकता है, या और उसका पहले का बैकग्राउंड ऐसे दिखाया जाता है कि वो पहले भी बहुत शक्तिशाली था, अब सब शरीफ बन गया है। तो ऐसे क्या पात्र को एकदम मजबूत और शक्तिशाली दिखाया गया। केजीएफ मूवी देखिए, उसके पात्र को देखो कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, तभी तो वो इतनी बड़ी सत्ता से लड़ जाता है। तो सभी लोगों को लगता है कि भाई ये तो कर सकता था। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से हर पात्र के जो व्यक्तित्व होता है उसको मजबूत बनाया जाता है, उस कथानक के अनुसार बनाया जाता है, ताकि क्या हो सके, कहानी वास्तविक लगे। अगले वाला पॉइंट है संवाद। पात्रों के बीच में बातचीत संवाद कहलाती है। जो अलग अलग पात्र होते हैं उसके बीच में जो बातचीत की जाती है उसको संवाद के नाम से जाना जाता है। प्रभावी संवाद है वो कहानी को गतिशील बनाने का प्रयास करता है। मतलब जो आपके सामने जो प्रभावी कहानी होती है उसमें क्या होता है, आपके सामने जो संवाद होता है वो बहुत ही ज्यादा गतिशील और मजबूत होता है। पात्र व्यक्तित्व को स्पष्ट करते हैं और कहानी के मूल भाव को सशक्त बनाते हैं। पात्र होते हैं जो अलग अलग प्रकार के पात्र देखने को मिलते हैं, वो व्यक्तित्व होता है, कोई भी व्यक्ति होता है उसके जो व्यक्तित्व होता है उसको स्पष्ट बनाते हैं, और कहानी का जो वास्तविक मूल भाव है उसको सशक्त बनाया जाता है। जो कहानी के बीच में जो आपके सामने संवाद देखने को मिलता है उसको छोटा, संक्षिप्त, स्वाभाविक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो कहानी में जो संवाद लिखा जाता है वो संक्षिप्त में होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। मतलब कहानी जो लिखी जा रही है वो छोटी होनी चाहिए, पहली बात तो, है ना। डायलॉग जो आपस में पात्रों में बातचीत की जा रही है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि जो कहानी, जिस तरफ कहानी को लेकर जाना है, जो कहानी का जो अंतिम लक्ष्य है उस तक पहुंचनी चाहिए।
समझ में आ गया। तो पुलिस में पुलिस वाले की तरह बात करना चाहिए, क्रिमिनल है तो क्रिमिनल की तरह बातचीत करना चाहिए, पुलिस और क्रिमिनल आपस में बात करें तो उस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, एक दोस्त से बात कर रहा है तो उस तरीके की बातचीत होनी चाहिए, एक नायिका से बात कर रहा है तो उस तरीके की बातचीत होनी चाहिए। तो जो आपके सामने जो संवाद है वो स्पष्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि कैची होना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद में वो चीजें आपके दिमाग में छप जाए। आप पूरी मूवी भूल सकते हो लेकिन डायलॉग कोई भी नहीं भूलता आपके सामने, तो डायलॉग को होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। देश काल और वातावरण, कहानी जिस समय देश काल और समय वातावरण में घटित होती है उसका सटीक व जीवित चित्रण कहानी में यथार्थवाद वास्तविकता लगता है। मतलब जिस तरीके से मूवी में बैकग्राउंड होता है ना, सेट बनाया जाता है ना, तो वो जो कहानी है उसी तरीके से कहानी जिस समय की कहानी है उस समय का वातावरण भी दिखाई देना चाहिए। जैसे कि भारत पाकिस्तान के विभाजन की कहानी दिखा रहे हैं तो उस समय दंगे हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, लोग एक दूसरे से अफरा तफरी कर रहे हैं, लूटपाट मची हुई है, तो इस प्रकार के घटनाक्रम को दिखाया जाएगा। समझ में आ गया। कोई क्रिमिनल दिखाया, ड्रग्स से संबंधित चीजें दिखाई जा रही हैं तो वहां पे ड्रग्स बन रहा है, आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पैसे दिखाए जा रहे हैं, इस प्रकार की घटनाक्रम दिखाए जाते हैं। तो यही होता है कहानी और समय, जो जैसी कहानी लिख रहे हो उसी हिसाब से देश काल व वातावरण की चीजें भी होनी चाहिए। यह पात्र के व्यवहार व घटनाओं के विकास को प्रभावित करता है, और ये क्या करता है, जो आपस में पात्र होते हैं उसके व्यवहार और जो घटनाएं होती हैं उसको विकास के बारे में वो बताते हैं। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, भाषा शैली। कहानीकार को लिखने का तरीका, शब्दों का चयन, वाक्यों की संरचना व मुहावरे का प्रयोग भाषा शैली कराता है। मतलब कहानी को लिखने वाला व्यक्ति है जो कहानीकार है वो किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी ज्यादा सही, सटीक, सरल और जनता को जोड़ने वाली भाषा का प्रयोग किया जाएगा उतनी ही ज्यादा क्या देखने को मिलती है आपके सामने, उतनी ही ज्यादा लोग उससे जुड़ाव महसूस करते हैं उस कहानी से। तो यही है, कहानीकार जो कहानी लिखने वाला है वो इस प्रकार से कहानी को लिखे कि ज्यादा से ज्यादा जनता है उससे जुड़ाव महसूस करे, शब्दों का चयन इतना अच्छा हो, शब्दों का चयन इतना सही सटीक हो कि सारी की सारी जनता उससे एकदम क्या करे, जुड़ाव महसूस करे। यह कहानी के जो प्रभाव को बढ़ाती है, जो इससे क्या देखने को मिलता है, सही शब्दों का प्रयोग होता है, इससे कहानी का जो प्रभाव है वो बढ़ता है, कहानी है वो कहानी से जनता वो गहरे से जुड़ती है। जो आपके सामने जो शैली होती है वो सरल होनी चाहिए, सहज और कहानी के विषय के अनुरूप होनी चाहिए। किस प्रकार की शैली होनी चाहिए आपके सामने, सरल शैली, सहज और कहानी के अनुसार आपके सामने शैली देखने वाली होनी चाहिए। मतलब एकदम सरल कहानी होनी चाहिए, हर व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, इस प्रकार की कहानी है वो आपके सामने होनी चाहिए। उद्देश्यों की बात करें आपके सामने, किस प्रकार के उद्देश्य, प्रत्येक कहानी में कोई ना कोई केंद्रीय विचार जरूर देखने को मिलता है। जो कोई ना कोई कहानी होती है उसमें कोई ना कोई केंद्रीय विचार, कोई एक मेन विचार जरूर से देखने को मिलता है, सेंट्रल आइडिया जरूर से देखने को मिलता है। जैसे पुलिस में कोई भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है उस पर कहानी होगी, समाज में जो गरीबी देखने को मिल रही है उस पर कहानी होगी, जो मानवीय रिश्ते हैं उसके बीच में कहानी का कोई मुख्य संदेश होगा। मुख्य संदेश होना बहुत जरूरी है, केंद्रीय विचार जिसके आसपास पूरी की पूरी कहानियां वो घूमती रहती है और उस संदेश के ऊपर ही पूरी की पूरी कहानी लिखी जाती है। जो मुख्य संदेश होता है वही मुख्य चीज होती है जिसके आधार पर ही सारी कहानी लिखी जाती है। यह कहानी को नैतिकता, सामाजिक या दार्शनिक पक्ष को दिखाता है। इसमें क्या देखने को मिलता है, जो कहानी होती है ये उसके नैतिकता को पता चलता है, इससे उसके सामाजिक व दार्शनिक पक्ष का भी पता चलता है, जिससे क्या होता है, जो पाठक है वो सोचने को मजबूर हो जाता है, सोचने को विवश हो जाता है कि समाज की वास्तविकता क्या है, समाज की वास्तविक घटनाएं क्या है। अगर अपन विस्तार से पढ़ें तो यह सभी तत्व मिलकर एक सफल व प्रभावी कहानी का निर्माण करते हैं। तो जितने भी जो तत्व बताए हैं मैंने आपके सामने, जिसमें आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण है प्लॉट, पूरी की पूरी कहानी होती है, उसका जो स्टोरी होती है उसको प्लॉट के नाम से बोला जाता है। पात्र, कहानी में जो अलग अलग पात्र होते हैं उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से निर्माण किया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। संवाद, आपस में बातचीत है वही तो जोड़ती है जनता को। संवाद एकदम विस्तृत संवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संवाद भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, किस प्रकार का संवाद करते हैं। कहानी लिख रहे हो तो पीछे के जो प्रकार की जो कहानी है उस प्रकार का वहां का वातावरण, बैकग्राउंड होना भी जरूरी है। भाषा शैली सही, सरल, सटीक, मुहावरे वाली, जनता को रोचक, जनता को जोड़ने वाली भाषा शैली का प्रयोग करना भी जरूरी है। किस उद्देश्य पर कहानी लिख रही हो, उसकी थीम क्या, पर्पज क्या है, इसको भी बताना जरूरी है। तो ये सब चीजें हैं जो आपके सामने कोई भी कहानी है उसको क्या बनाते हैं, एकदम सही, सटीक और मजबूत बनाते हैं।
तो ये था आपके सामने जो कहानी से संबंधित प्रश्न, कहानी की जो परिभाषा और उसके मुख्य तत्वों के बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।